Hello, Starling Medical. Myself, I am basically Dr. फैसल रशीद. ठीक है. काफ़ी वक्त हुआ मुझे पढ़ाते हुए और लंबा वक्त रहा है. और बेसिकली मैं आप लोगों को बॉटनी डील करना है. मुझे आपका जो सिलेबस का बॉटनी का पार्ट है इसको बेसिकली मैं डील करूंगा. लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में बात करें, लेकिन इससे पहले जो चंद कुछ और चीज़ें हैं जो नहायत इम्पॉर्टेंट है. इस सारी चीज़ों से पेपर में ये नहीं आएगा आपके सर क्या करते थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है. तो मैं सीधा अपने बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो पहले आप उसको ज़रा फोकस कीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैंने कहा कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आपको पहला काम ये है कि आपको NCERT की बुक को पूरी तरीके से माहिर बनना है. NCERT की बुक का ये आप जान लीजिए. बेटा नीट का पेपर बिल्कुल कोई बाहर से ज़्यादा नहीं आ रहा है. पूरा का पूरा पेपर NCERT की किताब से आ रहा है. कोई नई चीज़ नहीं पूछी जा रही है. पूरा का पूरा NCERT पूछा जा रहा है. तो बेटा सबसे पहला फोकस आपको इसी पर करना है कि आपको 11th और 12th की NCERT को बहुत अच्छे से ग्रिप में लेना है. बेटा एक बार नहीं पढ़ना, दो बार नहीं पढ़ना है, बल्कि यानी उसके अंदर जितनी बार आप पढ़ेंगे हर बार नई कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे. तो कहने का मतलब मेरा ये है कि NCERT के अंदर जितने भी डार्क या बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, बेटा वो सारी डेफिनेशंस आपको समझ में आनी चाहिए. सारी चीज़ें आपको समझ आए और आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको यानी इस NCERT पढ़ने के बाद सारी बात खत्म नहीं हो जाती कि आपने NCERT पढ़ ली और सारी बात यहाँ पर खत्म हो गई. तो ऐसा तो नहीं होगा बेटा. उसकी वजह यह है कि NCERT आपने पढ़ ली, आपको कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई ये चीज़ आपको बताएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. समझ रहे हैं. जब तक आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, ठीक है, जिस चैप्टर को आपने डील किया है, जिस चैप्टर को आपने स्टडी किया है, उसके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं लगा रहे तब तक वो चीज़ आपको कभी क्लियर नहीं हो सकती. बेटा इस चैप्टर को क्लियरेंस देखना है आपको कि कितना क्लियर हुआ है. आपको उसको चेक करने का एक बेहतर तरीका है, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो आपको जरूर करने हैं. ये जान लीजिए कि देखो एक चीज जो मैं हमेशा अपने लिए मानता हूं, मैं ये कहता हूं कि कहीं पर भी अगर देखा जाए, अगर मुझे कहीं पर भी कॉम्पिटिट करना है तो बेटा रात दिन एक करना होगा. कुछ भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिल जाती. अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाली हमने पढ़ा और आज नहीं पढ़ा और परसों नहीं पढ़ा या चलो आज छोड़ो यार कल पढ़ लेंगे, तो बेटा इससे नहीं बात बनेगी. आप देखते हैं कि खाना हर दिन ज़रूरी है. समझ रहे हैं. हर दिन खाना खाते हैं, हर दिन पानी पीते हैं, हर दिन सारे काम होते हैं. उसी तरीके से ये अपने शेड्यूल में ये सेट कर लीजिए कि आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाइए कि आप इतने लोगों के बीच में कॉम्पिटिट कर पाएंगे. ये जान लीजिए कि जो नीट का एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम है बहुत आसान, लेकिन ये उन लोगों के लिए आसान है जो कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं. जो लोग खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे और वो ये सोचे बैठे हैं कि बहुत आसान है और फौरन बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा. ऐसा इतना आसान भी नहीं है कि खाली तुमने बिना कुछ पढ़े और जाके अक्कड़ बक्कड़ में बोल लगा दिए वहाँ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला. समझ रहे हैं. इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है. और एक और चीज़ है कि आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं. आपने 11th भी पढ़ लिया है, आपने 12th भी पढ़ लिया है, ठीक है. लेकिन स्टिल कुछ ऐसी जगहें आई ज़रूर होंगी NCERT की किताब में जो चीज़ अभी तक आपको शायद क्लियर ना हो. तो बेटा ऐसी कोई जगह मत छोड़ना कि पता लगा कि यार इसको छोड़ो, इससे कौन सा पेपर आ रहा है. ठीक है. ये तो नहीं करिएगा. आपको यही करना है कि बेटा कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आपको नहीं समझ आती, आप समझ लीजिए कि आप उसको समझिए, आप उसको जानिए कि आखिर ये कैसे हुआ है, ये कैसे क्या कहना चाह रही है वो. समझ रहे हैं. हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह मेरी बहुत अच्छी नहीं थी.
समझ रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें एकदम से समझ में नहीं आती थी, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार मतलब अगर नहीं मुझे समझ आया है तो क्या ज़रूरत है पूछने की कौन सा पेपर में आ रहा है कल। तो बेटा ये गलती मैंने की है, आप ये गलती मत करिएगा। आप ये जान लीजिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए, समझ रहे हैं, मेरी वाली बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी। आपको सिलेक्शन के लिए खूब मेहनत करनी है, और कहीं पर भी डाउट आता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उस डाउट को बेटा क्लियर कीजिए हर हाल में, छोड़िएगा नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड 11th की किताब के बारे में और 12th की किताब के बारे में। आप जानते हैं कि एक और चीज़ है कि थोड़ा सा पहली बार जो फोकस आप करेंगे या ज़्यादातर जो मेन टॉपिक से पहले उस पर काम होगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लेकिन ये है कि आपको जितना पढ़ा दिया जाए बेटा उसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती है, ठीक है, आप आधी रात में पूछिए, आधी रात में, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी एक्सरे मशीन नहीं लगी हुई है कि आप कोई चीज़ अपने दिल और दिमाग में सोच रहे हैं और हमें वो चीज़ पता चल जाए, तो ऐसी हमारे पास कोई मशीन नहीं है बेटा। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। पेपर बेटा हमेशा दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे टेस्ट आपको देने और बहुत अच्छे से पढ़ के देने। ये भी ना हो कि एक मजाक सा समझ लें कि नहीं भाई अगर पढ़ लिया तो ठीक है और नहीं इस बार तैयारी हुई तो पता लगा कि ऐसे ही बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल लगा दिए। बेटा ये समझ लीजिए कि ये सारी गलतियां आपकी जो है वो आपके एग्जाम के सिलेक्शन में रुकावट डालने वाली है, ये जान लीजिए आप, ठीक है। मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, बॉटनी का सेक्शन में, बॉटनी के सेक्शन में अगर देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। जेनेटिक्स का पोर्शन पढ़ाना है मुझे, ठीक है। इवन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाना है, दैट इज एन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एन एंजियोस्पर्म्स, ये 12th क्लास का जो सेकंड चैप्टर था, ठीक है। और इसके अलावा यानी ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स है, सेल बायोलॉजी है, इसको मुझे डील करना है। लेकिन मैं सबसे पहले बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि सबसे पहले आएगा 12th क्लास का एक चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे हमेशा क्वेश्चन आता ही, मस्ट है, क्वेश्चन आएगा ही बेटा, बच नहीं सकता, क्वेश्चन जरूर आएगा। इस चैप्टर को सबसे पहले डील करेंगे। उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स पर आएंगे, जेनेटिक्स को डील करेंगे, और उसके बाद धीमे धीमे यानी हम प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे आगे कि प्लांट फिजियोलॉजी को। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि प्लांट फिजियोलॉजी जो है वो याद नहीं हो पाती है, ये दिक्कत आती है। तो बेटा ये जान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार मैं कह रहा हूं कि आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। आप बताइए कि ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, आप फौरन पूछिए, और मैं ही क्या सारी की सारी टीम तैयार है, समझ रहे हैं। हर बंदे को आपको लगता है कि ये केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, बॉटनी में प्रॉब्लम है, बेटा मैं तो हर वक्त 24 घंटे में, रात में सोता भी ज्यादा नहीं। तो अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, उठा के मैसेज भेज दीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये नहीं समझ आता है, तो आपको मैं फौरन जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये तो रही बात इस तरीके की, ठीक है। लेकिन बेटा ये समझ लीजिए कि आपको हर दिन पढ़ना है, ठीक है, आपको हर दिन पढ़ना है और छोड़ना नहीं है बेटा किसी भी कीमत पर, ठीक है। डटे रहना है बिल्कुल, खाने पीने की तरह कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी छुट्टी हो जाए कि पता लगा आज साहब खाना पीने की जरूरत नहीं है और आज की छुट्टी है, तो ऐसा तो होगा नहीं, हर दिन खाना पीना जरूर होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसी तरीके से आपको पढ़ाई यानी हर दिन आपको करनी ही करनी है, हर हाल में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कुछ एक चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डील करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस एक जनरल सी बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या है कैसे है। यानी हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली जिस चैप्टर से, उसका नाम है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स,
दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हुआ दैट इज अ एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी अगर आप एंजियोस्पर्म में देखें तो एंजियोस्पर्म के अंदर और बाकी प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें, बाकी प्लांट का मतलब हुआ जिम्नोस्पर्म हुआ, इसी तरीके से टेरिडोफाइट हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, एल्गी हुआ, इनके कंपैरेटिव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो काफी एडवांस है, हाईली एडवांस्ड है। ठीक है, और इन प्लांट्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो कुछ इस तरीके का डेवलप होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। और दिखाया जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आखिर कैसे कैसे इसमें अगर लेबलिंग की बात की जाए तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, हम उसको डील करते हैं। चलिए, बेटा छोटे छोटे से डायग्राम जरूर बनाइएगा। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, इसकी अगर लेबलिंग की बात की जाए तो दिस इज द सेपल। ठीक है, दिस इज पेटल। ठीक है, आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा बेटा, ये दिस इज अ फ्लावर। और अगर फ्लावर की बात ये की जाए, दिस इज फ्लावर, तो फ्लावर की बात की जाए तो इस फ्लावर के अंदर अगर देख रहे हैं आप तो ये नीचे वाली जो छोटी छोटी सी पत्तियां नजर आती हैं, दे आर द सेपल्स। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कलरफुल पार्ट है, दैट इज अ पेटल। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, और ये बेसिकली स्टैमिन हुआ। ठीक है, दिस इज अ स्टैमिन। इसके बाद अगर दिखाया जाए तो ये स्टिग्मा है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल and this is ovary. स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो ये चीज बेसिकली स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हो गया। ये आपकी है कार्पल या फिर दैट इज अ पिस्टल।
ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, किस ओवरी के अंदर अगर देखा जाए तो ये पोर्शन कहलाता है दैट इज अ ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर अगर इस पोर्शन की बात की जाए ओव्यूल के अंदर भी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ एम्ब्रियो सैक। ठीक है। इस फ्लावर के अंदर अगर आप देखें तो इस फ्लावर के अंदर बेसिकली मैंने फ्लावर के पार्ट्स दिखाए हैं। ठीक है। फ्लावर्स के पार्ट में तो पहली चीज, एक शख्स था जिसका नाम था दैट इज अ गोएथी। उसने कहा था कि दैट इज अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है। गोएथी का कहना था कि फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है। फिर बात आती है कि आखिर फ्लावर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो मैंने कहा कि फ्लावर हैव 4 मेन पार्ट्स। फ्लावर्स के अंदर 4 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका दैट इज अ सेपल, दूसरा होता है दैट इज पेटल, और अगर दिखाया जाए तो थर्ड हुआ दैट इज स्टैमेन, और 4 हुआ दैट इज कार्पल या पिस्टल। सेपल का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं दैट इज अ कैलिक्स, यानी सेपल का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज अ कैलिक्स। इसी तरीके से पेटल के ग्रुप की अगर बात की जाए तो ये कहलाता है दैट इज अ कोरोला। ठीक है। इसके बाद स्टैमिन का जो ग्रुप होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टैमिन, तो ये बेसिकली कहलाता है एंड्रोशियम, और कार्पेल या पिस्टल का जो ग्रुप है ये कहलाता है गाइनेशियम। ठीक है। तो दिखाया जाए यहां पर, तो मैंने कहा कि फ्लावर के अंदर 4 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ सेपल है, पेटल है, स्टैमेन है, कार्पल है, कार्पल का ही दूसरा नाम पिस्टल है। और अगर सेपल के ग्रुप में कभी भी आप फ्लावर को देखेंगे बेटा, तो फ्लावर के अंदर कोई एक सेपल नहीं होता, एक से ज्यादा सेपल्स होते हैं, और जब एक से ज्यादा सेपल्स हैं तो इन सेपल्स के ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। इसी तरीके से पेटल्स को देखें, पेटल्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। और जब बहुत सारे होते हैं तो पेटल्स के ग्रुप को भी हम कहते हैं कोरोला। ठीक है। इसी तरीके से स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन के ग्रुप को हम कहेंगे दैट इज अ एंड्रोशियम, और कार्पेल के ग्रुप की बात करें तो कार्पेल के ग्रुप कहलाता है दैट इज अ गाइनेशियम। ठीक है। ये छोटे मोटे से डायग्राम जरूर बनाइएगा। एक और चीज यहां मैंने स्टार बना के लिखा है, चलिए ये तो आप लोगों को पता ही था कि ये वाला पार्ट दिस इज एन एंथर, दिस इज फिलामेंट, ये पूरा का पूरा स्टैमिन हो गया, फिर ये पेटल्स हो गए। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। तेज तेज करने की कोशिश करिए। तो यहां पर स्टार बना के मैंने लिखा है कि सेपल एंड, पहली बात सेपल की बात करें तो सेपल का जो रंग होता है दैट इज अ ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। सेपल ग्रीन कलर लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर फ्लोरल लीव्स होती हैं। इसी तरीके से बात की जाए तो दैट इज अ पेटल की बात करें
तो दैट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर है, दैट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, पेटल। इसके बाद स्टार बना के यहां मैंने लिखा है कि सेपल एंड petals are accessory part of flower। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि फ्लावर के अंदर अगर आप देखें तो सेपल और पेटल्स की अगर बात की जाए, सेपल और पेटल्स की, तो सेपल और पेटल जो है ये सारे के सारे एसेसरी पार्ट है फ्लावर के, ठीक है, दे आर एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा एक और पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने कहा कि स्टैमेन एंड कार्पल आर नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। ये नेसेसरी पार्ट है बेसिकली फ्लावर, स्टैमेन और कार्पेल की अगर बात की जाए, ठीक है, ये नेसेसरी पार्ट आ जाता है फ्लावर का। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हम मेनली पढ़ेंगे स्टैमेन को और कार्पेल को। आखिर इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे लगे हैं, उनका क्या काम है, उसमें क्या चीज बन रहा है, ठीक है, फर्दर उसका कैसे यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डील करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले चलिए इसको छोटा मोटा से जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, छोटी सी। तो आइए स्टैमेन पर। स्टैमेन की अगर बात की जाए तो स्टैमेन का दूसरा नाम है दैट इज अ माइक्रो स्पोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है बेटा, यानी यहां से बहुत सारी बातें क्लियर होने लगती हैं कि आखिर क्या है। स्टैमेन का ही दूसरा नाम दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल की ही बात की जाए तो इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ऑफ फ्लावर। अब अगर देखा जाए तो यहां पर थोड़ा इस टर्मिनोलॉजी को हम समझ लें, दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। एक बार मैं आपको टर्म समझना बताता हूं कि आखिर टर्म को कैसे समझना होता है बेटा, टर्म कैसे बनता है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर बेसिकली लगा हुआ है ओ, देख लीजिए, लगाइए ओ, और ओ से पहले अगर देखा जाए तो ओ से पहले ये लिखा हुआ है और ओ के बाद में ये लिखा है, दैट इज अ माइक्रोस्पोर लिखा है। और माइक्रोस्पोर की अगर बात की जाए तो माइक्रोस्पोर का मतलब है दैट इज अ पॉलन ग्रेन, और अगर फिल की बात की जाए तो दैट इज लीफ। और यहां पर ओ के मायने फिलहाल हैं दैट इज अ बियरिंग। तो इससे ये नाम बन गया दैट इज अ पॉलन ग्रेन बियरिंग लीफ इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोफिल। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि गोएथी का कहना था कि फ्लावर एक तरीके का मॉडिफाइड शूट है, एक स्पेशलाइज्ड शूट है, और ऑब्वियस बात है जब शूट है तो उसके ऊपर एक स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर एक लीव्स होंगी, समझ रहे हैं। और अगर लीव्स की हम बात करें, हम ये कह रहे हैं कि फ्लावर के ऊपर लीव्स है, तो बेटा सेपल भी एक तरीके की लीव है, पेटल भी एक तरीके की लीव है, स्टेमन भी एक तरीके की लीव है, और कार्पेल भी एक तरीके की लीव है। तो यहां पर उसी से टर्म बना है
कि जब भी किसी वर्ड में लिखा है दैट इज अ फिल तो इसका मतलब है दैट इज अ लीफ, और इससे पहले लिखा है माइक्रोस्पोर तो माइक्रोस्पोर का मतलब हुआ दैट इज अ पॉलन ग्रेन। तो मैंने कहा कि ऐसी लीफ जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन आता है या वो लीफ जिसने पॉलन ग्रेन बियर किया है तो दैट लीफ इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, अगर इस स्टैमिन के स्ट्रक्चर को दिखाया जाए तो स्टैमिन का स्ट्रक्चर दोबारा से मैंने दिखाया कि देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा स्टैमिन का, और स्टैमिन के अंदर दिखाया जाए तो ये पार्ट एंथर था और यहां पर मैंने दिखाए हैं पहली बात, और लेबलिंग भी समझ जाइए, दोबारा से किए देता हूं। दिस इज अ फिलामेंट, दिस इज एंथर, और इसको दिखाया जाए तो दीज आर पॉलन ग्रेन्स, या इसी का दूसरा नाम है दैट इज अ माइक्रोस्पोर। इसी का ही दूसरा नाम है दैट इज अ माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि चलिए एक और चीज, आप लोग ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए सारी चीजें, मुझे तो सिर्फ उन्हीं सारी चीजों को रिवाइज करवाना है बेसिकली, और जो चीजें नहीं समझ में आई है उसको और क्लियर आउट करना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात करते हैं, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंथर की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंथर। या भी पहले आप ऐसा करिए कि इसको आप एंथर को ही देख लीजिए कि क्या है। पहले तो एक दो पॉइंट्स और भी हैं जो इससे पहले आना जरूरी है। सबसे पहले एक टर्म आती है दैट इज अ बाइथिकस एंथर। ठीक है, बाइथिकस एंथर का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दैट इज एंथर हैव टू लोब्स। एंथर के अंदर कितने लोब्स हैं? एंथर के अंदर देखें तो दो लोब्स हैं। एक लोब ये वाला है, ये वाला एक लोब है, ठीक है, और दूसरा लोब ये वाला है। ठीक है, तो एंथर के अंदर अगर दो लोब हैं तो एंथर कहलाता है दैट इज अ बाइथिकस एंथर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा कि ईच लोब हैव टू माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज ईच लोब हैव टू माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। अब सवाल है कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है? तो बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम है दैट इज अ पॉलन चैम्बर। जहां पर पॉलन का फॉर्मेशन हुआ था या जहां पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था, दैट चैम्बर इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैंने कहा कि हर लोब के अंदर, एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अगर मैं इसको एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिखाऊं कि कैसे है ये बात, तो ये बात आप इस तरीके से समझ लीजिए।
ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एंथर को ऐसे कट करता हूं बेटा, ऐसे कट करता हूं, तो एंथर मुझे इस तरीके का नजर आएगा। और जब ये ऐसा नजर आएगा तो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है वो चीजें हमें देखना है। मैंने कहा कि अगर इसमें दिखाया जाए तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इसको अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा तो बेटा ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। ये वाला लोब हो गया, ये लोब हो गया, ये दो लोब हैं। और दो लोब में अगर दिखाया जाए तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कहलाते हैं, दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। दिस इज द बेसिकली, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर है। ये एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट किया है आपने। एंथर को इस तरीके से पकड़ा है, ऐसे एंथर को पकड़ा है और इस तरीके से आपने इसको कट किया है और फिर इसको ऐसे देख रहे हैं कि आखिर क्या दिखाई दे रहा है, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो आपने देखा कि एंथर के अंदर अगर देखा जाए तो बेटा दो लोब्स नजर आ रही थी। एक लोब ये वाली है, एक लोब ये वाली है। एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब पॉलन चैम्बर। और अगर देखा जाए तो इसमें मैंने ये डॉट बनाए हैं, ये डॉट बनाए हैं, ऐसे ये डॉट बना दिए, ये डॉट बना दिए, और ये बेसिकली हैं, दे आर द पॉलन ग्रेन्स। बेटा पहले ही बता चुका हूं कि पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम है दैट इज अ माइक्रोस्पोर। तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन कह लीजिए या माइक्रोस्पोर कह लीजिए, बात एक ही है। अब अगर दिखाया जाए तो इसके नीचे मैंने एक और लेयर ऐसे बनाई है। इस तरीके से एक और लेयर बनाई है। ये सब सारे डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के ही हैं, एनसीईआरटी की किताब में है ये सारे डायग्राम। ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये तीन मैंने यहाँ पे लेयर्स और दिखाई हैं, ये तीन लेयर्स, ये तीन लेयर्स दिखाई हैं। ठीक है। इसका अगर मैं देखिए जरा थोड़ा सा हॉश पॉश हो गया, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ। कब कर देता हूँ इसको, अरे था बाई थिकस हो गया था एंथर। मैंने कहा कि अगर मैं दिखाऊं इसको तो इतना पार्ट मैं यहां दिखा रहा हूं, थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से है। ठीक है। ऐसे करके सेल्स लगे हैं यहां पर। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाली एक लेयर है सेल्स की, इस तरीके की एक और लेयर है। ठीक है। और उसके नीचे जाया जाए तो एक लेयर ये नजर आ रही है आपको, इसी तरीके से एक और ये लेयर हो गई। एक लेयर ये वाली हो गई। और अगर यहां पर दिखाया जाए
तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। अगर सबसे बाहर वाली लेयर की बात करें तो दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। रेड वाली लेयर की बात करें तो दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का, एंडोडर्मिस तो मत कहिए बल्कि एंडोथीशियम कहिए, दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम का ही दूसरा नाम है, दैट इज फाइब्रस लेयर, ठीक है, फाइब्रस लेयर है। और उसके बाद अगर इनकी बात की जाए तो दीज आर मिडिल लेयर, जो तकरीबन 1 से लेकर 3 होंगे। और इसमें अगर लास्ट वाली लेयर को देखा जाए, आखिरी वाली लेयर को, तो ये है दैट इज टैप्टम, दिस इज द टैप्टम। और अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर तो दिस इज बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज माइक्रो स्पोरेंजिया, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया फिर से मैंने बताया कि दिस इज अ पॉलन चैम्बर, ठीक है। इस पॉलन चैम्बर में अगर दिखाया जाए तो मैंने 2 तरीके के सेल्स दिखाए हैं, एक ब्लू दिखाए हैं और एक रेड भी दिखा रहा हूं। ये रेड भी सेल्स यहां नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड सेल्स हैं, ये रेड वाले जो सेल्स हैं, ये वाले, दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल है, दे आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो दिस इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। और अगर दिखाया जाए तो ये जो मैंने ब्लू कलर के डॉट दिखाए हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर, या फिर इन्हीं का नाम है दैट इज द पॉलन ग्रेन्स। यही माइक्रोस्पोर्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, और ये है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक और बात अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि दैट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes meiosis and form 4 pollen grains. ये इंपॉर्टेंट बात है कि दैट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस होगा उसमें, और अगर देखें तो उसमें 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा। आज तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर रिकॉर्ड किया है या दिया है मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद से अब हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम तेज़ी से इसके ऊपर यानी इस चैप्टर को जल्दी से रीड आउट करेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज यहीं तक रखते हैं और फिर अगले टर्न पर बात होगी अब हम लोग की, ठीक है। और बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन बताइए, ठीक है।
और मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी दिक्कत है या फ़ोन कर लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है।